आज की क्लास में जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं उस रमणीक टॉपिक का नाम, उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है VBT, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थियरी। ठीक है, बहुत आराम से सीखना है, बहुत आराम से। इसमें जल्दबाजी ठीक नहीं होगी। बहुत आराम से, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने की कोशिश करें। ऑनलाइन देख लें कौन कौन बच्चे आ गए। अक्षर ऑफलाइन नहीं आता तो घनीमा, मेबल, मुकुल, निखिल, तिशा एंड रुशेल। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी, इसको सीखने की कोशिश करेंगे सभी। बहुत ध्यान से, मस्ती से कॉन्सेप्ट को पढ़ें। तो भाई कहानी कुछ इस प्रकार है, कहानी कुछ इस प्रकार है, ध्यान से देखेंगे सभी बालक। कहानी कुछ इस प्रकार है कि आप लोग एक बात समझें। एक टर्म होती है ना वैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। वैलेंसी का मतलब होता है जितने बॉन्ड बना पाए, जितने बॉन्ड बना पाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, वैलेंसी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? वैलेंसी। लेकिन एक वैलेंसी तो नॉर्मल वैलेंसी होती है, एक होती है एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी। जैसे मैं अभी आपको सिखाता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया बोरोन का। किसका एग्जाम्पल ले लेते हैं? बोरोन का। बोरोन, तुम्हारा एटॉमिक नंबर कितना है? बोरोन कह रहा 5 है। जब 5 है तो एक बात बताइए कि इस सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं? आप कहोगे बात सही है। और सेकेंड पी के अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल तो होती ही नहीं है। या मैं कहूँ कि इसका डी ऑर्बिटल की रेंज बहुत ऊपर है, तो ये कह सकते हैं कि ऐसा मान लेते हैं कि डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करके नहीं जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे आ जाऊँ तो 1s2 2s2 2p कितना होना चाहिए? 1। तो बाहर वाली शेल का ही देखते हैं हम लोग। तो एक तो रख लेते हैं सर s और एक रख लेते हैं क्या? p। अगर नॉर्मली कोई मुझसे पूछता है कि बोरॉन अभी इस समय कितने बॉन्ड बनाएगा, तो आंसर कितना आना चाहिए कि सर इसकी जो वैलेंसी है वो ऑब्वियसली कितनी मानी जानी चाहिए? 1, क्योंकि एक ही बॉन्ड बना पाएगा, एक ही अनपेयर्ड है। लेकिन सच्चाई ये है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि सर बोरॉन तो 3 बॉन्ड बना देता है भाई। BF3 सुना होगा, BCl3 सुना होगा, BS3 सुना होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाता है। तो सर हाउ मेनी अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? सर नाउ द वैलेंसी बिकम 3। तो बेटा इस वैलेंसी का नाम है एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट वैलेंसी। क्या शब्द समझ में आया या नहीं आए? इसी को कुछ किताबों ने कोवैलेंसी का नाम दिया है। क्या नाम दिया है इसका? कोवैलेंसी। चलो मान लेते हैं सर समझ में आ गया। सेम केस अगर मैं बोरोन के बाद वाले एलिमेंट नाइट्रोजन का करता हूं, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा जी? 7। बोरोन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ जाएगा? 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा बच्चा? 3। तो इसका मतलब सर s में 1 इलेक्ट्रॉन और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरने पड़ेंगे यहाँ? सर s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में कितने इलेक्ट्रॉन? अब मजबूरी है ना भाई की, अरे मजबूरी है या नहीं? तो सर यहाँ पर अगर मैं देखूंगा तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन का जंप करोगे तो भी अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे? सर 3 रहेंगे। तो इसका मतलब यहाँ जो नॉर्मल स्टेट वैलेंसी है वो कितनी पाई जाएगी बेटा जी? 3 पाई जाएगी। कुछ पर्टिकुलर रीजन्स हैं, लॉजिक्स हैं, जिनकी वजह से नाइट्रोजन 4 भी शो करता है। लेकिन अभी अगर नॉर्मल दृष्टि से देखूं तो भैया मेरे पास तो इसकी वैलेंसी कितनी आनी चाहिए भाई? 3 ही आनी चाहिए। क्या शब्द समझ में आ गए? वैकेंट डी ऑर्बिटल तो नहीं है। चलो मैंने माना इसका 3 है। इसी के नीचे वाला एक एलिमेंट ले लेते हैं, नाम है फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 15। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना आ जाएगा? 3। बहुत सुंदर सर। अच्छा सर s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे भाई? 3। अब अनपेड अगर नॉर्मल वैलेंसी कोई पूछेगा फॉस्फोरस की तो मैं क्या कह दूंगा? 3। लेकिन प्यारे बच्चों सच्चाई कुछ और है। एक्साइटेड स्टेट में इसका डी भी प्रेजेंट है, क्योंकि अब अपना फॉस्फोरस कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड का एलिमेंट है। कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 3rd पीरियड का एलिमेंट। बहुत सुंदर है सर। तो इसका मतलब सर यहाँ मैंने 1 भर लिया, यहाँ मैंने कितने भर दिए बच्चा? 3 भर दिए। और यहाँ डी भी मैंने बना के रख रखा है, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए, क्या पता कब जो है जरूरत पड़ जाए। तो मेरी बात को बहुत बोलो बेटा, इधर आओ। सबसे पहले क्या काम होगा बेटा? सर एक काम कर लो ना सर, अब इस वाले को उठा के कहाँ रख लेते हैं? डी में। तो देखो 1 2 3 4 और 1 5। बात समझ में आ गई कि वाई PCl5 इज फॉर्म्ड बट नॉट NCl5 इज फॉर्म्ड। अरे सब समझ में आया नहीं आया? कोई तुमसे पूछे कि भैया PCl5 तो बन जाता है, NCl5 नहीं बनता, इसका क्या रीजन दोगे? सर क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या नहीं है?
तो इसलिए लिख देते हैं एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल या वेकेंट डी ऑर्बिटल। जबकि यहां पर ये वेकेंट ऑर्बिटल है और वेकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन पॉसिबल है। अरे शब्द समझ में आ गए भाई। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी, कोवैलेंसी, वैलेंसी का बढ़ना घटना, ये सारा गेम आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए। इसको नोट करना चाहो नोट कर लो थोड़ा जल्दी। वो तब पॉसिबल होता है जब आने वाली स्पीसीज के पास लॉन पेयर हो। आने वाली स्पीसीज के पास क्या हो, लॉन पेयर। या नाइट्रोजन अपना लॉन पेयर उसके जैसे NH4 पॉजिटिव बनता है तो नाइट्रोजन अपना ही लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हाइड्रोजन को दे देता है। तो ऐसा लगता है कि जैसे मानो शेयरिंग हुई है, कोऑर्डिनेट बनता है। स्पीड में नोट करें भैया, आज की क्लास बहुत रमणीक होने वाली है तुम लोग। चलिए आगे मूव करें बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। तो आपको ये पुरानी बातें तो क्लियर हैं। तो वीबीटी में बेसिकली ने क्या बात एक्सप्लेन की, किस तरीके से एक्सप्लेन की, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। बस ध्यान से सुनो। अब मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ। इस बैग को थोड़ा सा पीछे कर ले, मेरे पैर में लग रहा है। बस बहुत ध्यान से टॉपिक को समझने की कोशिश करो बेटा जी। कुछ शेप्स के बारे में नॉलेज है आप लोगों को? बताओ। सबसे पहले बात कर लेते हैं एस की। देखो एस के बारे में नॉलेज होने से होगा क्या, स्पेरिकल होता है और इसमें पोलरिटी हमेशा क्या मिलेगी तुम्हें, प्लस। या फिर ऐसा नहीं हमेशा प्लस मिलेगी, आप चाहो तो यहाँ केवल और केवल माइनस भी रख सकते हो, जरूरी नहीं है। मतलब आप एक यूनिपोलरिटी रखोगे, ठीक है। और एक बात बता दूं, ये लीस्ट इन डायरेक्शनल होता है, यानी कि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। इवन आप लिख भी सकते हो नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। कुछ किताबों में इसको ओमनी भी वर्ड यूज किया गया है, ओमनी डायरेक्शन, ठीक है ना। कैसी डायरेक्शन, ओमनी डायरेक्शन, तो लीस्ट इन डायरेक्शन होता है। पी के बारे में बात कर ले बेटा। पी के कितने ऑर्बिटल पढ़े हैं आप लोगों ने, 3। तो ऑब्वियस है कि एक का नाम क्या होगा, पी एक्स, एक का नाम क्या होगा, पी वाई, एक का नाम क्या होगा, पी जेड। बहुत सुंदर। आपने कुछ नहीं करना, ऐसे एक एक्सिस बना लो। बना लिया? इसके बीच में से ऐसे ऑर्बिटल तैयार कर दो। कर दिया? अगर इस एक्सिस का नाम एक्स रख दोगे तो ये बन गया पी एक्स। क्या बन गया, पी एक्स। और अगर इसका नाम y रख दोगे तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, पी वाई। इसी का नाम अगर z रख दोगे तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, पी जेड। ठीक है। यहाँ पोलरिटी एक प्लस तो एक क्या होती है, माइनस। आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि हाँ फिर भी समहाउ इसकी डायरेक्शन प्रॉपर्टी तो होती है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर डायरेक्शनल होता क्या ये भी बता देता हूँ। जैसे ऐसे तुमने पी बनाया, यहाँ गए प्लस मिला, यहाँ गए तो माइनस मिला ना यार, प्लस थोड़ी मिला। बात समझ में आई या नहीं आई? तो बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि एस के कंपैरिजन में नहीं है। एस तो है ही नहीं बिल्कुल। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो आप कहेंगे यहाँ पर कि लेस डायरेक्शनल है, लेकिन ये पी है, ये जरूर ध्यान रखें। तो एस हो गया, पी हो गया। एक हमारे पास डी और होता है, याद आ रहा होगा। अब डी के अंदर कितने ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं मेरे पास? सर डी के अंदर ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है प्रेशा? तो ये बेसिक डेटा यहाँ तक क्लियर होना चाहिए बच्चा। ध्यान से सुन मैं क्या कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो, समझने की कोशिश करो। कौन सी प्रेशा हो तुम, 11th वाली 12th वाली? डू मैसेज टू मी। चलो अब डी एक्स वाई के बारे में बात कर लें। तो यहाँ है मेरे पास डी एक्स है और ये क्या है बेटा जी, वाई है। सही है। आपने कुछ नहीं करना, आपने इनके बीच में पी ऑर्बिटल बना देने 2, यानी कि डी बना देना है आइडियली। तो डी के अंदर लोब की संख्या कितनी होती है बेटा, 4। अच्छा काम की बात सुन बेटा, अगर ये प्लस है ना तो ये भी प्लस लिखना है, ये ध्यान देना है। अगर ये माइनस लिखना है तो ये भी क्या लिखना है, माइनस, ये ध्यान देना है। इसलिए कहेंगे कि डी सबसे ज्यादा डायरेक्शनल होता होगा। डी जो है सबसे ज्यादा डायरेक्शनल होता। और डी के पास कितनी साइड्स होती हैं जिनसे डी अटैक कर सकता है? 5। एक साइड, 2 साइड, 3 साइड, 4 साइड और ऐसे वाली 5वीं साइड। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सर ऐसे तो पीछे से भी नहीं कर सकते। नहीं, आप जब अलग अलग एक्सिस पेन को रखोगे तो पता लगेगा एक ही साइड है, चाहे वो आगे से कर ले चाहे पीछे से कर ले। आई बात समझ में? तो हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 5। ये बात याद रखना सर की, एक सवाल है इस पर जेई का। ये एक्स वाई हो गई। कल को मैं इस एक्स वाई की जगह, अभी इसका नाम क्या है, डी एक्स वाई,
भैया इसकी जगह अगर मैं यहाँ y कर दूं और वहां z कर दूं, चल मैं अलग अलग बना देता हूँ यार, समझ रहे हो ना भावनाओं को तुम लोग। ये dxy हो गई, dyz कब, जब yz होंगे, dzx कब, जब xz होगा, गॉट इट। अच्छा dx और ये y है, अगर मैंने इसी पर d बना दिया इसी पर, तो इसी का नाम क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। और dz स्क्वायर कैसे बनता है सर, ऐसे लोब बनाओ कि सर एक, और ऐसे ऐसे इसको बना देते हैं। फिर बताते हैं कि कॉनिकल शेप हम लोगों ने इसकी सीख भी ली थी, हमने शेप्स वगैरह बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई है, तो यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी बच्चे को। एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का गेम आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूँ प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखना। कॉन्सेप्ट को शुरू करता हूँ, जरा ध्यान से देखने और सीखने की कोशिश करना। कुछ बातें आपसे कहनी है, कुछ बातें आप लोगों से कहनी है वीबीटी की। देखो वीबीटी की शुरुआत हुई हिटलर नाम का एक साइंटिस्ट था 1921 में। हाँ साइंटिस्ट था, हिटलर साइंटिस्ट वो वाला, हिटलर नहीं रे, 1921 में, है ना। शुरुआत जो चरण रखे 27 तक पहुंचते पहुंचते लगभग ये नेचर में लोगों को पता लगने लगी। इसकी जो फर्दर एक्सप्लेनेशन की वो पॉली ने की 31 में। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब बेकार का लॉजिक है, इसको रटना नहीं है, याद नहीं करना, बस समझ में आना चाहिए कि लगभग 10 साल के टाइम पीरियड में एक थियरी दी गई। और कहां से उठाई गई ये भी बता रहा हूं। फिजिक्स का एक टॉपिक है सॉलिड, वहां से थियरी उठाई गई, ठीक है ना। आप केमिस्ट्री में भी सॉलिड स्टेट पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर, तो वहां से थियरी उठाई गई सॉलिड की। वहां वैलेंस बैंड थ्योरी के नाम से एक थ्योरी आती है, रिपल्शन को एक्सप्लेन करती है, तो वहीं से उठाकर ये बातें लिखी गई। पॉली ने इसको बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया, बाकी हिटलर ने शुरुआत की। हिटलर एंड लंदन नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसकी शुरुआत की, ठीक है। चलो मान लेते हैं सर, मुद्दे की बात है क्या है असली, ठीक है ना। ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है इट वेल एक्सप्लेन पहली बात ओरिएंटेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। स्ट्रेंथ और कोवेलेंट बॉन्ड या ओरिएंटेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करती है कौन, वीबीटी। अब वीबीटी है क्या, इसने बोला कि देखो भैया, जो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं वो आइडियली एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग ही हो रही है, यानी कि ऑर्बिटल ही आपस में क्या कर रहे हैं बेटा, मिल रहे हैं। तो उस समय एक तो ओरिएंटेशन का ध्यान रखना चाहिए, और जो ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं यानी कि कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव अनपेयर्ड, यानी कि वेकेंट भी लिख सकते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड विद देयर अपोजिट स्पिन। उनकी स्पिनिंग क्या होनी चाहिए, अपोजिट। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर एक ऐसे है ना, तो जिस ऑर्बिटल में आपने इलेक्ट्रॉन को ओवरलैप कराना है उसकी स्पिनिंग क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? सर एक बात बताओ सर, किताब में तो सर वीबीटी के इतने सारे पोस्टुलेट लिख रखे हैं, आप देख लेना किसी पेपर में पूछे हो तो, और इससे ज़्यादा बात भी नहीं लिखी होंगी, क्या ज़्यादा स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रखी होगी। लेकिन वीबीटी में आप लोगों को क्या क्या बात पढ़नी चाहिए जो रट्टा नहीं है, कॉन्सेप्ट है। सबसे पहली बात, वीबीटी एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ, वीबीटी एक्सप्लेन द ओरिएंटेशन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड, दैट्स इट। नेक्स्ट, जो ऑर्बिटल आप कंबाइन कर रहे हो, इट मींस द कंबाइनिंग ऑर्बिटल मस्ट हैव अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर डेटिव बॉन्ड बना रहे हो तो एक के पास फिल्ड और एक के पास वेकेंट ऑर्बिटल, तो मस्ट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एंड, और उन इलेक्ट्रॉन का नेचर भी कैसा होना चाहिए बेटा शिव, अपोजिट नेचर होना चाहिए। कैसा नेचर होना चाहिए, अपोजिट। ओरिएंटेशन का मतलब होता है बेटा डायरेक्शन। देख एक बात समझ, मैं अभी ऐसे पढ़ा रहा हूं और तू स्क्रीन की तरफ मुंह नहीं करके अपोजिट मुंह कर ले, तो बता सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। तो सारा खेल किसका है, सारा खेल है ओरिएंटेशन का। किसका खेल?
ओरिएंटेशन का। भाई एक ऑर्बिटल ऐसे आ रहा था, अब एक आ जाए ऐसे, तो क्या मैच होगा? कभी नहीं। लेकिन एक ऐसे आ रहा और एक ऐसे आ जाए, मैच हो गया, बॉन्ड बन गया। तो खेल समझ में आया? तो इसने बोला कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ओवरलैपिंग बॉन्ड बना दे। इसने बोला नहीं, उनकी पर्टिकुलर ओरिएंटेशन होनी चाहिए तब ये बॉन्ड बनेगा। ऐसा नहीं है कि कहीं भी पी के, एस के, डी के किसी भी ऑर्बिटल को उठा के आप बॉन्ड बना सकते हो, कभी भी नहीं। आपको एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। शब्द समझ में आ गए? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो एक बार इसको नोट करना स्पीड में। भी काफ़ी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट है, काफ़ियों का डाउन भी है, कुछ डाउन हो रहे हैं, कुछ ऊपर भी चल रहे हैं। मेहनत करो। फोन किस किस का छिल रहा है इस बार? दोनों को मिला के 50% से कम जिसके हैं उसका गया। चलो इधर आओ, बस बस समझो बेटा। अनन्या आगे मूव करें। ध्यान से सुन ले, अभी पहले सुनो बच्चों, बातें नहीं प्लीज सुनो। कुछ बातें आपसे कहनी है, इसके बाद फिर मैं आपको ओरिएंटेशन सिखाऊंगा। नहीं लिखा भी है? वीबीटी ने क्या एक्सप्लेन किया था? स्ट्रेंथ एंड ओरिएंटेशन। और वीबीटी बोलती क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल की जो इंटरमिक्सिंग है उसको करने के लिए आपको ओरिएंटेशन की रिक्वायरमेंट होगी, प्लस अनपेड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, प्लस अपोजिट स्पिन होनी चाहिए, बस। और स्ट्रेंथ के बारे में इसने बताया, वो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। चलो प्यारे बच्चों, मैं मान लेता हूं कि इतना डेटा आपको क्लियर है। कुछ बातें आपसे करनी है बहुत इंपॉर्टेंट वाली, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। सुन ले बच्चा, बच्चा सुन ले। बात करूं बॉन्ड की। किसकी बात करूं? बॉन्ड। मैंने पहले ही बोला हुआ है, बॉन्ड कोई डंडा वंडा नहीं होता। बॉन्ड का सीधा अर्थ क्या होता है? अट्रैक्शन। बॉन्ड का सीधा सीधा अर्थ क्या होता है? अट्रैक्शन। देखो बॉन्ड बनने के अनेक प्रकार हैं, बॉन्ड बनने के अनेक प्रकार हैं, जिनमें से एक प्रकार है एक्सियल और एक प्रकार है कोलेटरल, या इसी को बोलते हैं लेटरल, इसी को बोलते हैं साइड वाइज। कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। मैं कह रहा हूं एक तरीका तो ऐसे है, सर से सर मिला दें, हेड ऑन। एक तरीका ऐसे है साइड वाइज, साइड से आए तो ऊपर भी बॉन्ड बनेंगे और नीचे भी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे। दोनों बात समझ में आ गई? और इसी टर्म का नाम है लेटरल और इसी को बोलते हैं कोलेटरल, एक ही बात है, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं हेड ऑन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? हेड ऑन। और इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? एक्सियल ओवरलैपिंग। चलिए मैंने माना कि समझ में आ गया। तो बेटा जी जो आप जानते हो ना, दो प्रकार के बॉन्ड होते हैं जनरली, एक का नाम होता है सिग्मा बॉन्ड और एक का नाम होता है कौन सा बेटा जी? पाई बॉन्ड। याद आ रहा है? एक बॉन्ड और पढ़ाएंगे आज जिसका नाम क्या होगा? डेल्टा बॉन्ड। ओके, डेल्टा बॉन्ड है तो इंपॉर्टेंट है, अब ध्यान से सुनेंगे भाई सभी बच्चे। अच्छा, डेल्टा बॉन्ड का कोई एक एग्जांपल हमें देगा? मेटल कार्बोनिल, याद रखना वर्ड, मेटल कार्बोनिल। और एक एलिमेंट और है Re, कहाँ मिलेगा? हाँ, Re75, ठीक है ना। Re कार्बोनिल कंपाउंड के साथ 8 वैलेंसी शो कर देता है और बीच में 4 बॉन्ड बना देता है। कितने बॉन्ड बना देता है? 4 बॉन्ड, 7 बॉन्ड बनाता है आइडियली। ऐसे कुछ फॉर्मेशन होती है, अगर मैं याद करूं तो ये Re होता है, ये Re होता है, 1 2 3 4 क्वाड्रपोल बॉन्ड बनाता है। और इसके बाद इसके बाद यहाँ पर्टिकुलर जो है कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। मुद्दे की बात ये Re बॉन्ड, ठीक है। इसके अंदर 4 बॉन्ड। सर अब कैसे पता लगाए? सर ट्रिपल बॉन्ड में आपने बोला था बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे पाई, बहुत सुंदर। तो बेटा इसमें पाए जाने वाले सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? 1। कोई भी कंपोजिशन हो, कोई भी, अगर 2 एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनाए ना तो एक ही सिग्मा होता है, बाकी या तो पाई होगा या डेल्टा होगा। इसमें पाई की संख्या कितनी होगी बेटा? 2 पाई। और इसमें डेल्टा कितना बनेगा? 1 डेल्टा। मैं सिखाऊंगा कब, क्या, कैसे, क्यों बनता है, लेकिन आप लोग इस एग्जाम्पल को अपने दिमाग में रखेंगे। पेपर में आ जाए Re2CO6 या 8 और 2 - 3 - 4 - ऐसा कुछ, तो भेजे में होना चाहिए कि दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा बॉन्ड। यहाँ पर कौन बनने वाला है? डेल्टा बॉन्ड बनने वाला है, सी। भाई बात कर लें किसकी? सिग्मा बॉन्ड की। किसकी बात कर लें? सिग्मा।
सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग से। बेटा जी 1% भी ना भेजे में पेन मत लेना, मैं बता रहा हूं कि इस टॉपिक के अंदर से पेपर में क्या आता है ना, वो अभी शीट दूंगा और यूं लाइन से लगाते हुए चलोगे, और वो मुश्किल भी है, ठीक है ना, जो पेपर में आ रहा है। और जो ये चीजें हैं ये ओल्ड एज हो गई, अब ये पुरानी हो गई, अब ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी सीखने का अधिकार है हर किसी को। एक्सियल और हेड ऑन ओवरलैपिंग इसको बोलते हैं। चलो ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ये क्या होती है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो बेटा जी बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखो भाई ध्यान से सुनना, ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये बीच में एक सेंट्रल एटम है, ये एक एटम है व्हाइट वाला, और ये एक एटम है व्हाइट वाला, बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये एक एटम है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इसको मैं ऐसे टिल्ट कर रहा हूं, कर दिया, दिखाई दे रहा भाई, इसको मैं ऐसे टिल्ट कर रहा हूं, ये देखो, ये जो बॉन्डिंग है कौन सी बॉन्डिंग है, एक्सियल, कौन सी है, शब्द समझ में आ गए। चलो सर ऐसे कर दिया सर, आपने इसको व्हाइट से मिलाया, व्हाइट को व्हाइट से मिलाया, तो सर ओवरलैपिंग हो गई। मान लो ये एस था और ये भी एस था, दोनों एक साथ आए मिल गए, ठीक है, दोनों एक साथ आए और मिल गए। इसका कलर चेंज करिए, कलर चेंज कर रहे हैं, यही दे दे कोई भी एक निकाल के, अरे कोई भी ले, ये वाला दे दे, निकाल, सुनना रे, सुनो, ये एस था और एस का प्लस वाला पार्ट था, समझ में आ रहा है, ये मैंने एस लगा दिया नेगेटिव वाला पार्ट, ये ले, इसको बॉन्ड बनाता हूं, बनेगा, अरे बनेगा, आंसर है सर नहीं बनेगा, आंसर है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बेटा, कोई बच्चा बताए हमें भाई, ये बॉन्ड क्यों नहीं बनेगा सर, डिस्ट्रक्टिव हो गया सर, एक प्लस है तो एक माइनस है। सर आपने बोला था कि दोनों की स्पिनिंग क्या होनी चाहिए, अपोजिट, और दोनों की पोलरिटी क्या होनी चाहिए, सेम। अगर एक प्लस है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, प्लस ही होना चाहिए। क्या शब्द समझ में आ गए भाई, तो ये एस एस बना दिया सर ने, क्या बना दिया ये एस एस। अच्छा पहले तो मैंने समझा दिया तुम्हें, क्या बेटा जी, अच्छा इसमें एक लोब ही मिलती है भाई, इसकी एक लोब, इसकी एक लोब, तो एक ही लोब तो मिली। अरे बॉन्ड कितने लोब से बना, एक बॉन्ड से, एक लोब से बॉन्ड बना, बहुत सुंदर सर। तो सर सिग्मा बॉन्ड का गेम तो आपने कर दिया खत्म। मैं एक बार बता देता हूं, सिग्मा के 3 टाइप हैं, एस एस, एस पी, पी पी। कैसे बनते मैं समझाता हूं। पहला टाइप एस प्लस है और दूसरा एस ये भी प्लस है। मान लो ये कोई भी 1s है या ये भी कोई 1s 2s जो भी है, ये आपस में मिलेंगे तो कैसे बनेंगे सर, ऐसे ऐसे, क्योंकि सर कोवलेंट बॉन्ड बनना है, ओवरलैपिंग तो पॉसिबल ही है। तो सर यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा बेटा जी, सिग्मा बॉन्ड। शब्द समझ में आ गए। अगर बेटा जी इसी को मैं ऐसे बना देता कि ये एस और ये भी एस, अब बनता सर कतापी नहीं। दोनों के ऊपर पोलरिटी, दोनों के ऊपर चार्ज, दोनों के ऊपर फंक्शन कैसा होना चाहिए, सेम ही होना चाहिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। नेगेटिव होगा तो इसी बात को वीएसईपीआर ने बोला डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन अभी के लिए आप ऐसे समझे कि आप दोनों की पोलरिटी क्या चाहिए, सेम सेम चाहिए। अब बहुत बढ़िया सीख गए। चलो दूसरा पार्ट, और कैसे सिग्मा बॉन्ड बन सकता है सर, एसपी। सर एस बना लो ऐसे, बहुत सुंदर, देख रहे हो कितना सुंदर एस बना है। मान लो कि गोला है ये एस और ये प्लस है बेटा, प्लस है, और यहां बना लेते हैं पी, और ये क्या कर देते हैं प्लस, ये माइनस। नहीं सीख पाए। अब भी जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा। लेकिन बच्चा अगर मैं इसको ऐसे लिख देता ये प्लस एस और ये ऐसे कर देता और यहां लिख देता माइनस, क्या बॉन्ड बनता, नहीं। ओरिएंटेशन लोचा। बोलो गेम समझ में आया नहीं आया। और सुनो, अगर मैं इसको ऐसे लिखता और पी को ऐसे लिख देता तो यहां मैंने बोला प्लस है भैया ये पूरा, और ये प्लस है माइनस है, ये आगे जाता तो कैसे दिखाई देता, ऐसे प्लस, और यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, तो यहां प्लस यहां माइनस। बेटा जितना प्लस हुआ उतना ही माइनस हो गया, तो नेट कितना रहा, 0। कोई सिग्मा बॉन्ड ना बनना। इफेक्ट ऑफ ओरिएंटेशन नहीं आया समझ में, पल्ले पड़ गया, पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा। तो सर सिग्मा बॉन्ड तो सर ऐसे बनता। अच्छा तीसरा पॉइंट क्या है जी, पीपी। अब पीपी बेटा सिग्मा भी बनाता है और पाई भी बनाता है। सिग्मा कब बनाएगा, जब ये एक्सियल पर मूव कर रहे हो ऐसे, जैसे मैंने बनाया अभी, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। समझ में आ रहा होगा कि सर प्लस प्लस ने ओवरलैपिंग कर लिया। कैसे नहीं बनेगा बेटा, ये कैसे नहीं बनेगा सर, एक ऐसे बना दो, एक ऐसे बना दो, यहां प्लस लिख दो, यहां माइनस भी लिख दो, कतापी नहीं।
सीखे या नहीं सीखे? तो सर ये 3 बॉन्ड हैं या 3 तरीके हैं जिनसे आप लोगों ने क्या बना दिया, सिग्मा बॉन्ड बना दिया। क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड बना दिया। भाई शब्द समझ में आ गए होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि सर सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हो ना तो सर ऐसे आना चाहिए, ऐसे SS, और SP बनाना चाहते हो तो SP बनाना चाहते हो सर ऐसे आना चाहिए। सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे? इसको P मान लो, इसको S मान लो, SP ऐसे होना चाहिए। ऐसे बनाओगे तो नहीं बनेगा क्योंकि सर दोनों का चार्ज क्या हो गया बेटा जी, डिफरेंट हो गया। दोनों का चार्ज क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। नहीं नहीं, पॉजिटिव चार्ज नहीं है बेटा जी, ये बेसिकली पॉजिटिव फंक्शन है, ठीक है ना, वेव है ये वेव। तो ऐसा नहीं कहना कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल हो जाएंगे, गलत बात है, ठीक है ना। मैं भी बार बार चार्ज बोल रहा हूं पर सच्चाई ये कि फेस है या मैं बोलूं वेव फंक्शन है। बात समझ में आ गई? अच्छा, जितना भी सिग्मा बॉन्ड बना उसमें कितने लोब्स इन्वॉल्व हुए, एक ऑर्बिटल के, एक, कितने इन्वॉल्व हुए, एक। तो सर ने क्या लिखा है देखो, एक्सियल हेड-होल ओवरलैपिंग 1 लोब इन्वॉल्व, और SS SP PP में क्या बन सकता है, सिग्मा बॉन्ड बन सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ किसी बच्चे को? अच्छा, पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है तभी उसके बाद दूसरा बॉन्ड क्या रहेगा, पाई या डेल्टा रहेगा। चलिए जी, दूसरा पॉइंट ये रहा आप लोगों के सामने प्यारे बच्चों, जिसका नाम है पाई। जिसका नाम क्या है बेटा जी, पाई। जिसका नाम क्या है, पाई। बहुत ध्यान से इसको देखें, कॉन्सेप्ट को समझे प्यारे बच्चों, लंबा। अब पाई क्या चीज है बेटा, पाई का नाम है बेटा जी पैरेलल ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग, लेटरल या कोलेटरल ओवरलैपिंग, एक ही बात है, ठीक है बेटा। इधर आओ सभी बच्चे, सुनो सुनो सुनो, ये है पाई बॉन्ड, दिखाई दे रहा है, ये बीच में सेंट्रल ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, दिखाई दे रहा होगा, इसको बोल लिया मैंने पाई। इस बार ऐसे नहीं रखा, ऐसे रखा स्ट्रेट, और ऐसे ही इसका बगल में ऐसे ले आया, ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख ये देख। सीख पाए या नहीं सीख पाए? ये जो बॉन्डिंग हुई है, बॉन्डिंग कैसी है, ये बॉन्डिंग सर पाई है। पाई में कितने लोब इन्वॉल्व हो गए, 2, एक ऊपर और एक नीचे, एक सबशेल, एक एटम से 2 लोब इन्वॉल्व हो रहे, और टोटल कितने हो रहे हैं बेटा, 4। तुम लोग सीख पा रहे हो नहीं सीख पा रहे? तो ऊपर भी बनता है और नीचे भी बनता है। कैसे नहीं बनेगा सर, ऐसे नहीं बनेगा, बनेगा ऐसे, बताओ बताओ। और कैसे नहीं बनेगा सर, प्लस प्लस को मिलाना है, माइनस माइनस को, अगर उल्टा कर देता, प्लस माइनस को कर देता, माइनस प्लस को कर देता, तब भी नहीं बनता। नहीं सीख पाए? अरे सीख पाए नहीं सीख पाए? प्रिशा, प्रदक्षिणा, निखिल, मुकुल, डू मैसेज टू मी इफ इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आफिया, क्या ये बात समझ में आई सर की जो अभी अभी बताई गई है? क्या जो अभी अभी पाई बॉन्ड के बारे में बात बताई गई वो समझ में आई? एक बार ध्यान से सुनना बेटा, पाई पाई कैसे कैसे बनते हैं, खुद सोचो जरा। सर एक तो PP में बन सकता है पाई, जैसे अभी बताया था। कैसे बन सकता है, इधर देखेंगे सभी, इधर देखेंगे सभी बालक, सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखें। मैंने बोला बेटा PA कैसे बना लो, यहाँ प्लस लिख दो और यहाँ लिख दो माइनस। एक P और बना लो ऐसे, यहाँ प्लस लिख दो यहाँ माइनस लिख दो, दोनों को जोड़ दो। अब दोनों को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस से जोड़ोगे, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है बेटा जी, ठीक है ना। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये क्या बनेगा सर, एक ऐसे बनेगा और एक ऐसे बनेगा, शायद फील कर गए होंगे। तो यहाँ प्लस और ये प्लस, यहाँ माइनस और ये माइनस। कैसे नहीं बन सकता, अगर मैं ऊपर माइनस कर दूं नीचे प्लस कर दूं तो बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तुम लोग सीखे या नहीं सीखे? इसको बोलेंगे सर पी पाई बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? पी पाई बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। किसकी फॉर्मेशन हो गई? पी पाई। अच्छा और कैसे बन सकता है सर? पी पाई डी पाई भी बन सकता है। कैसे बन सकता है? देखो पी जैसे है बनाओ, बना दिया बेटा। डी कैसे होता है सर? डी होता है डम्बल, और कैसा डबल? डबल डम्बल। यहां लिख दो प्लस तो यहां भी लिख दो प्लस, यहां लिख दो माइनस तो यहां भी लिख दो माइनस। हाँ या ना? तुम सीखे या नहीं सीखे? क्या होने वाला है सर? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो ये हो गई पास, और सर यहां से सर ये ऑर्बिटल ऐसे था प्लस ये माइनस, इसको थोड़ा ऐसे कर दो ना सर, ये लो, ये था माइनस इसका, ये था माइनस, ये था प्लस, ये था प्लस। सीखे कि नहीं सीखे? बोल दो। अब भी लोब्स कितनी इन्वॉल्व हुई हैं बेटा? 2 ही इन्वॉल्व हुई हैं। अरे सीखे या नहीं सीखे? कोई दिक्कत है यहाँ? किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया। बहुत आसानी से गेम जो है समझ में आना चाहिए। मैंने पूरी अपनी एनर्जी से ये गेम सिखाने की कोशिश की है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पर मेरे पास आता है एक डी पाई। समझ रहे होंगे इसे तो। अब डी पाई कैसे बनेगा बच्चा? सर डी बना दो, एक ऐसे एक ऐसे, बन गया एक डी।
सर ये प्लस लिख दो, यहाँ भी प्लस लिख दो, यहाँ माइनस लिख दो, यहाँ भी माइनस लिख दो। एक ऐसे एक और बना दो सर। क्या होने वाला है सर, यहाँ माइनस लिखो तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस लिखो तो यहाँ प्लस। याद है ना, सर ने जानबूझकर प्लस माइनस का गेम सिखाया है ताकि बता पाए कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का गेम है सारा का सारा। तुम लोग सीखे या नहीं सीखे? यहाँ पर ये माइनस है तो ये भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर ये प्लस है तो ये भी प्लस होना चाहिए। अपोजिट आप लोग कर ही लोगे। तुम लोग सीखे पक्का? तो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है, कैसी फॉर्मेशन है सर? ये सब पाई बॉन्ड है। तीनों पाई बन गए? अरे पाई बन गए या नहीं बन गए? यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं भाई किसी बच्चे को? यहाँ तक कोई समस्या? आई समझा रहा। ये गेम समझ में आया है नहीं आया? और वही समझाने वाला था। ये गेम समझ में आया? अबे सर चलो सर, ये सारा का सारा डेटा कैसे मिल रहा है? ऐसे मिल रहा है सर, ऐसे ऐसे मिल रहा है ना, पैरेलल। इसी को लेटरल, इसी को कोलेटरल, इसी को साइड वाइज के नाम से जानते हैं। एक्सियल, इसका नाम क्या है? एक्सियल और हेड ऑन। एक्सियल और हेड ऑन। चलो सर, बात तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हो आज सर। तो भैया एक बॉन्ड और होता है अपने पास जो बेसिक से परे है, जिसका नाम क्या है बेटा जी? डेल्टा। अब सर डेल्टा, डेल्टा में क्या होता है सर? डेल्टा में ना साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। कैसे होती है? साइड वाइज। ये इंपॉर्टेंट है। कैसी ओवरलैपिंग है? जैसे पाई में होती है ना साइड वाइज, ऐसे इसमें भी क्या होती है? साइड वाइज ही होती है। और यहां पर 4 लोब्स इन्वॉल्व होती हैं। अभी तक क्या देख रहे थे? अभी तक यही तो देख रहे थे कि सर ऐसे था, ऐसे था, एक और आया ऐसा, इसने इससे इन्वॉल्व किया, इससे इन्वॉल्व। ये तो खाली थे ना दोनों। अरे ये वाला पोर्शन क्या था? खाली। लेकिन अभी क्या होगा? ये चारों एक साथ मिलेंगे, 4 लोब की इन्वॉल्वमेंट होगी। अब इसको सीखने के लिए थोड़ा सा आपको दृष्टि दूर दूर की रखनी पड़ेगी। एक्स वाई भी ये काम करता है। 2 हैं। अच्छा एक्स वाई तो लिख ही रखा है मैंने। और कौन कर सकता है बेटा? और कर सकता है आप लोगों का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है ना? ये भी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है डेल्टा। अच्छा मैं स्ट्रेंथ के बारे में बता देता हूँ, फिर डेल्टा बॉन्ड समझाऊंगा। सिग्मा की स्ट्रेंथ बेटा ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि पहला प्राइमरी बॉन्ड है। सिग्मा के अंदर फ्री रोटेशन होती है और इसलिए इसकी स्टेबिलिटी भी क्या रहती है? ज़्यादा रहती है। जो वीक बॉन्ड होता है वो पाई है, और इनसे दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? डेल्टा। ये एज इट इज अपने दिमाग में रखना। कोई तुमसे लड़ जाए तो बस इतना ही कहना, भैया इसमें ओवरलैपिंग एज कम्पेयर टू पाई ज़्यादा है, क्योंकि 4 लोब्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। सर यहाँ तो एक ही लोब है सर, उसके बावजूद भी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि पहला बॉन्ड है, फ्री रोटेशन प्रेजेंट होती है, रिपल्शन फैक्टर कम होता है। ठीक है? तो यहाँ 4 लोब्स हैं, यहाँ 2 लोब्स हैं, और यहाँ कितनी लोब्स हैं बेटा? 1 लोब्स है। यहाँ लिख भी देता हूँ, यहाँ 1 लोब्स है और ये कितने लोब हैं बेटा जी? ये लोब हैं आपकी कितने? 2 लोब है। तो ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए भैया। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की ना हो। तो यहाँ तक कोई समस्या किसी बच्चे को ना हो। मैं आपको डेल्टा बॉन्ड सिखाने जा रहा हूँ, कृपया करके ध्यानपूर्वक सीखें, ध्यानपूर्वक इसको सीखें। बहुत ध्यान से सुनना। देखो कितना सिंपल है, ध्यान से इसको सुनने का नाम ही बेटा एंट्रेंस है। आपने कोशिश करनी है जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतने से काम चलाएं, और चल ही जाता है। सही है मेरे भाई? ठीक है? थोड़ा सा और अच्छा बना सकते थे, पर क्या करें, अब नहीं है ड्राइंग इतनी अच्छी। ठीक है? ठीक है, छोड़ो। देखो भाई सुन, इधर आ, एक काम कर लेते हैं। इस सेंटर पॉइंट से, तुम समझ रहे हो ना, जमीन पर खड़े हो गए, इस पॉइंट पर ऐसे बना। तुम लोग सीखे? और इस पॉइंट पर ऐसे खड़े होके ऐसे बना। सीखे? अरे एक नीचे और एक जस्ट ऊपर। सीखे कि नहीं सीखे? अब क्या काम करना भाई? एक नीचे था ऐसे, तो बना नहीं पाया ना दोस्त। क्या करें, बनेगा अभी। एक और बना दे जल्दी से। ऐसा बना एक और। इसमें से 2 निकाल दे, येलो वाले में से। अरे यार कोई भी दिक्कत नहीं है, निकाल दे। देखो 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 देखो, इसका भाई है ये ऐसे ऊपर। सीखे? अरे सीखे? ये देख ऐसे, और ये था ऐसे। सीख पा रहे नहीं सीख पा रहे? अभी नहीं सीखे? सीखे या नहीं सीखे बेटा? ये अगर मैं तुमसे कह दूं कि ये वाली एक्सिस एक्स है और ये वाली एक्सिस वाई है, तुम लोग फील कर जाओगे कि नहीं कर जाओगे अभी कि सर ये एक्स और ये वाई है, तो ये बन गया सर
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये भी क्या बन गया, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोल दो। और आपने क्या काम करना है सर, आपने जो ये बनाया है इसको पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ, पास लाओ। तो क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि ये चारों ऑर्बिटल आपस में मिल रहे हैं, और जो अब बॉन्ड बन रहा है उसी बॉन्ड का नाम क्या है बेटा जी, डेल्टा। कौन कौन मिलेंगे बता दूं सर, ऐसे मिलेंगे सर। एक तो मिल गया, ये मिल गया, एक मिल गया, ये एक मिल गया, ये और एक मिल गया ये। सीख गया हो तो अच्छी बात, नहीं सीखे तो और भी ज्यादा अच्छी बात। बस इतना याद रखो, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, डेल्टा। तुम सीखे, सीख गए हो तो अच्छी बात है भाई। दूसरा, इसको सीखना, मजा आएगा। ठीक है, ये तो क्यूब है वैसे भी, ठीक है। आपको बताना है डी एक्स वाई और डी एक्स वाई में कैसे डेल्टा बॉन्ड बनता है। देख एक्स वाई कैसे बना सकता हूं, इस पॉइंट पे खड़ा हो जा, हो गया खड़ा। इस पॉइंट पे खड़े होके एक ऑर्बिटल लगा दे ऐसे, नहीं समझ में आया, और एक ऑर्बिटल लगा दे यहां से ऐसे, आ गया नहीं, मजा ही आ गया होगा। ये बातें ना है किताबों में। और इसको ऐसे पलट, खींच, इसका पकड़, ऊपर कर इसको, और जैसे ही ऊपर करेगा तो चारों लोग आपस में जुड़ जाएंगे। पता लग गया एक्स वाई का क्या लोचा था, बोल दो, समझ में आ गया। देखो ना यहाँ पर ये एक्स एक्सिस होगी, ये वाई एक्सिस होगी। एक्स वाई के बीच में जब बनता है तो उसी को कहते हो ना आप लोग एक्स वाई। एक्स वाई के बीच में फॉर्मेशन चल रही होती है, एक्स वाई के बीच में फॉर्मेशन चल रही होती है। अच्छा, अब ईमानदारी से क्या काम करना है, पहले ये वाला पार्ट नोट करना है। ये वाला कहाँ गया, पहले ये वाला पार्ट नोट करो ईमानदारी से, फिर इस पे आओ, फिर इसके बाद इस पे आना, ठीक है। चलो इसको नोट करो पहले ईमानदारी से, चलो स्टार्ट करो, फटाफट से स्टार्ट करो। हाँ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाता है, लूप और बड़ा हो जाता है। अनन्या चलें आगे। अच्छा अभी अभी आया हो, खींचो जल्दी खींचो। सीट कैसे कर पाओगे फिर, यस डेल्टा बॉन्ड। डीजेड स्क्वायर नहीं करता, डीजेड स्क्वायर पार्टिसिपेट नहीं करता डेल्टा बॉन्ड बनाने में। अभी सारे, अभी बता देता हूँ, पाई में भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना प्लस होता है उतना ही माइनस हो जाता है। बेटा जो बीच वाला लोब आ रहा है वो उसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। बीच ना, मतलब स्पेस है वो तो एक टाइप का। चलिए बस 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 बस, स्टार्ट करें आगे। आफिया, अक्षत, घनीमा, मेबल, निखिल, प्रिशा, प्रदक्षिणा, रुशिल, महिका, चलिए। हाँ मैं सोच रहा हूँ गैसियस की पहले ही से तो मैं वीडियो देख के रखूँ, सीधा सवाल कराऊँ, पहले से वीडियो दे देता हूँ उसकी कि भाई एक बार पढ़ लो, क्योंकि वो सीबीएसई में तो है नहीं, वो केवल एंट्रेंस में।
तो बस एंट्रेंस वाली अप्रोच से पढ़ाऊँ इसको, रादर देन सीबीएसई में क्या होता है, जैसे लिख रहा हूँ ना एंट्रेंस में ये, और मैं लिख जाऊँ कि 4 लोब और 5 लोब, कभी नहीं। मैं ये सब कुछ ना करूँ, अगर मुझे कहा जाए कि केवल एंट्रेंस पढ़ा, मैं सीधा यहाँ आ जाऊँ, सीधा, आई बात समझ में, सीधा बस सिग्मा पाई सिखाऊं और सीधा मूव करूं, मतलब सवाल के अप्रोच पर ही काम करूं। भाई हो जाएगा ये? चलो मान लेते हैं कि नोट हो गया होगा। अच्छा, तुम्हें पता लग गया कि पाई बॉन्ड का कैसे बनना है, डेल्टा बॉन्ड कैसे बनना है, और आपका सिग्मा बॉन्ड कैसे बनना है। अब क्या होता है बेटा जी, मान लीजिए एक सवाल आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग डी ऑर्बिटल कांट फॉर्म डेल्टा बॉन्ड, तो आंसर आ चुका है, सिखा दिया आप लोगों को। भाई जब एक्स वाई कर रहा है तो वाई जेड भी करेगा, जेड एक्स भी करेगा, कौन नहीं करेगा? डी जेड स्क्वायर नहीं करेगा। या मैं कहूँ डी स्क्वायर वाई स्क्वायर करता है और डी एक्स वाई जेड ये सब चीज़ें करते हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर ये नहीं करता। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बालक को, किसी प्रकार की कोई समस्या? साइंटिस्ट आदमी है तो चलो अब देख लेते हैं हम लोग। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड आ रही है बेटा जी, कृपया करके ध्यानपूर्वक सुने। मैंने बोला ऑर्बिटल एस और एस की ओवरलैपिंग हुई, समझ में आ रहा ना, एक एस दूसरा एस, दोनों किसी भी एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, वाई एक्सिस हो, जेड एक्सिस हो, कहीं से भी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस गुजरे, हमेशा बॉन्ड कौन सा बनने वाला है? सिग्मा। याद रहेगा, एक एस है और ये पी एक्स है, पी एक्स, समझ रहे हो, और एक्स एक्सिस ही अगर इंटर न्यूक्लियर है, फील करो, एस और ये, तो बॉन्ड बन जाएगा बहुत बढ़िया। तो यहां से बॉन्ड बन जाएगा बहुत बढ़िया। मान ले अगर इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाई हुई इस केस में, तो बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये पी वाई हुआ और वाई एक्सिस हुई तो सिग्मा, पी जेड हुआ और जेड एक्सिस हुई तो सिग्मा। बोलो हाँ या ना में जवाब दे दो, बोल दो। इसका मतलब जो एस सब सेल है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाती है, वो पाई और डेल्टा बॉन्ड को नहीं फॉर्म करती। सीख गए नहीं सीख गए? These are the only case by which we can form sigma bond included S। यही वो केस है जहां S P की ओवरलैपिंग हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, PX है और PX है, फील करना, एक ये X है और एक ये X है। बताओ सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा? जब ये लाइन ऐसे जाएगी, हाँ या ना में जवाब दो। अरे बोलो, अगर ये लाइन ऐसे चली गई तो भैया फिर थोड़ी ना बन जाएगा। इसका मतलब PX PX तो X एक्सिस, PY PY तो Y एक्सिस, PZ PZ तो Z एक्सिस। कब नहीं बनेगा सिग्मा बॉन्ड? जब यहाँ कौन सा एक्सिस आ जाए? यहाँ अपोजिट एक्सिस आ जाए। शब्द समझ में आ गए होंगे बढ़िया तरीके से। चलो जी, मान लेते हैं कि PP के अंदर सिग्मा बॉन्ड इस तरीके से बनते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के ये 7 मेथड हैं, या मैं कितने, 7 ही मेथड हो गए ना, 7 मेथड्स हैं, जिसमें SS, हाँ वो स्पेशल है, एक जेड स्क्वायर है ना। इधर आओ, तो ये मेथड है जिसमें आप लोगों ने पढ़ा SS, जिसमें आपने पढ़ा SP, जिसमें आपने पढ़ा PP। अब यहाँ इंक्लूडेड आप इनके बीच वाले X और Y और Z को भी ले सकते हैं। नेक्स्ट आ जाओ Z, इसमें पाई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला बेटा ये PX है और ये PX है, एक्सिस क्या है? Y है और कौन सी है बेटा? Z है। एक PX है और एक क्या है बेटा जी? PX है। एक्सिस क्या है? Y है और Z है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कौन से बॉन्ड फॉर्मेशन होगी? पाई। कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? पाई। लक्ष्य समझ में आ रहा है? मैंने बोला बेटा ये PY और ये PY है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी? X और Z एक्सिस अगर होगी तब बनेगा क्या? पाई। सर समझ नहीं आया। देख बेटा, इसको मान PX और इसको मान PX, इनमें ओवरलैप करके पाई बनता है, तो अपोजिट एक्सिस ही तो चाहिए। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वहां से गुजारते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे कम हो, और हमेशा इंटर न्यूक्लियर एक्सिस परपेंडिकुलर रहे तो ज्यादा अच्छा है जब पाई बॉन्ड बनता है, ठीक है ना।
चलो ये गेम समझ में आया कि नहीं आया। ऐसे ही पी वाई के अंदर एक्स या जेड एक्सिस पाई बॉन्ड बनाता है, पी जेड के अंदर एक्स या वाई एक्सिस क्या बनाएगा, पाई। तुम एक रट्टा ना लगा लो। कैसा सर, जब सिग्मा बॉन्ड बनाना होता है ना तो सेम एक्सिस चाहिए होती है, अरे हाँ है ना। लेकिन जब पाई बॉन्ड बनाया मैंने तो अगर पीपी के बीच में बॉन्ड है तो मुझे अपोजिट एक्सिस चाहिए। हाँ या ना में जवाब दे दो, रट्टा लग गया ना अभी तक। नेक्स्ट, मैंने माना ये पाई बॉन्ड का गेम भी तुम लोग सीख गए। सुनो, पहले जो 2 पॉइंट है उनमें सिग्मा बॉन्ड बनाया और एस उनमें ही पाया जाएगा। दूसरे में, तीसरे वाले पॉइंट में भी सिग्मा बनाया और इसमें कौन सी एक्सिस, पीपी एक्सिस पाई गई। मतलब पीपी के ओनली चांसर ये क्या है बेटा जी, पाई बॉन्ड। पीपी के थ्रू जितने पाई बॉन्ड बन सकते हैं वो उतनी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, यहाँ पीजेड है और ये कौन सा है बेटा, डीजेड स्क्वायर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बेटा जी, इसको जनरली बच्चा नहीं पढ़ता और किताबों में कम लिखा हुआ है और एंट्रेंस का फेवरेट सवाल है। डीजेड स्क्वायर कैन ऑल्सो फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। एस भी नहीं है तो भी सिग्मा बॉन्ड। उसका मेन उद्देश्य है जब ये किसके साथ जुड़ जाए बेटा जी, पीजेड से। कैसे भी याद करो, कैसे भी रटो, लेकिन ये बात सीखो, जेड 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 सिग्मा बॉन्ड में हमेशा एक्सिस क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। डी जेड स्क्वायर और पीजेड में जो बॉन्ड बनता है उसका नाम क्या होगा बेटा, सिग्मा। याद रहेगा हर्षल। तो ये डेटा हर्षल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट बेटा, मैंने बोला मेरे पास पी एक्स है और ये डी एक्स वाई है। सुना ध्यान से, सुनो, पी एक्स है और डी एक्स वाई है। जब अपोजिट पी और डी के मिलेंगे तो आपने देखना है अपोजिट एक्सिस का कौन है, बस वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बना देनी है। जैसे मैंने बोला पी एक्स डी एक्स वाई, तो एक्स और एक्स तो कॉमन, अपोजिट क्या रह गया, वाई, तो वाई को इंटरन्यूक्लियर में फंसा दो, बस खत्म, बन गया पाई बॉन्ड। नहीं आई बात समझ में? अरे बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? मैंने बोला ये एक्स है, ये एक्स है, ये वाई बचा, तो वाई इंटरन्यूक्लियर। कब? जब पी और डी जुड़ रहे हों। अच्छा ये पी वाई है, पी एक्स वाई है, समझ गए? क्या होने वाला है सर, वाई वाई हट गया और एक्स एक्सिस क्या रहेगी, इंटरन्यूक्लियर, पॉइंट बनेगा पाई। तुम लोग सीखे या नहीं सीखे? इसके बाद अगर ये वाई है और ये वाई है और ये जेड है, समझ गए, जेड एक्सिस। अगर ये जेड है, अगर ये जेड है, अगर ये वाई है, तो समझ गए वाई एक्सिस। बॉन्ड कौन सा बनेगा, पाई। तुम लोग अभी सीखे नहीं हो या सीख गए? अच्छा अगर ये पी एक्स है और ये डी एक्स जेड है, समझ गए, जेड एक्सिस। ये पी जेड है, ये एक्स जेड है, समझ गए, एक्स एक्सिस, बॉन्ड बना पाई। कितने बच्चों को डेटा याद हो गया कि भैया ये कैसे? देखो भैया एक बात बता देता हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं भी लिख के ही लाया हूँ ना इसको। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? आप स्टूडेंट है, आपको ये पेपर में जाके अप्लाई करना है। कोई पूछेगा नहीं डायरेक्टली, अप्लाई करना है। तो अप्लाई करते वक्त सर की ट्रिक याद रखें। देखो जितना भी सिग्मा बॉन्ड बनाया एस के थ्रू, इवन डी जेड स्क्वायर और पी जेड के थ्रू भी, उन सभी में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस वही थी जो यहां पर आप लोगों ने ली थी इनिशियली। सही बात करें पाई बॉन्ड की, तो पाई बॉन्ड में पी वाले केसेस में अपोजिट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है पीपी में, और पीडी में जो डी का अपोजिट वाला है वही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। खत्म हो गया पाई बी। बताओ, रट्टा मार दिया सीधा सीधा। तो ये डेटा 100% क्लियर होना चाहिए। नोट करो ईमानदारी से, इसको थोड़ा स्पीड में नोट करना भैया। इधर आओ भाई, या तो 90 पे या 0 पे, दो ही एक्सिस पर ओवरलैपिंग पॉसिबल है। चलो जी, और मान लो 45 पे हो भी रही है तो उसका एक पार्ट उसको बढ़ाएगा तो दूसरा तुरंत क्या कर देगा, कम कर देगा। तो नेट, हाँ, प्लेनर स्पीसीज होनी चाहिए उसके लिए। से तो भाई ये बात समझ में आ गई? क्या सीखे बताना जरा। सर सिग्मा कैसे बनता है सीख गए, पाई कैसे बनता है सीख गए, और कैसे पीजेड और डीजेड स्क्वायर में सिग्मा बन जाता है वो सीख गए, और इसके बाद पाई फॉर्मेशन सीख गए। एक और सीख लो भाई, इधर आओ। ऑर्बिटल है हमारे पास डी डी, भाई डी डी ओवरलैपिंग पॉसिबल है। डी एक्स वाई जब दोनों सेम होते हैं, जब दोनों सेम होते हैं डी के अंदर, तो चाहे एक्स एक्सिस पे आ जाए चाहे वाई पे आ जाए, दोनों से बेटा जी पाई बॉन्ड बन जाता है। जबकि पी में क्या था, पी में अपोजिट था, पी में क्या था, अपोजिट था। और डी में क्या होता है, क्योंकि बेटा जी 4 लोब आपस में मिल रही हैं, मैं बोलूँ 2-2 लोब आपस में मिल रही हैं, तो यहाँ पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई के उसमें जाने, जो कि बेटा डी एक्स वाई पता है ना, एक्स वाई में कभी नहीं बनता, इनके बीच में बनता है।
तो इंटरन्यूक्लियर ऑब्वियस है एक्स या वाई के दोनों में ही जा सकती है। क्लियर है ना मेरी बात, पक्का। तो इससे बॉन्ड जो बनेगा वो क्या बनेगा, पाई। अच्छा डी वाई जेड, सर वाई और जेड एक्सिस पे करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई। डी एक्स जेड, सर एक्स और जेड में करोगे तो क्या बन जाएगा, पाई। अब ध्यान से सुनना, डी एक्स वाई और अपोजिट ले लोगे तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डेल्टा। कल को मैंने यहाँ पर एक्स वाई की जगह वाई जेड ले लिया और अपोजिट ले लिया तो कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डेल्टा। आप लोग भूलोगे तो नहीं इसको, पक्का। देख बेटा, जिसको ये याद हो गया है ना उसको बड़ा गेम याद हो गया आज। तीसरे ने ऐसे कर दिया तो बेटा ऑर्बिटल का बहुत बड़ा रिपल्शन हो जाएगा फिर। भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस तो बीच में ही है ना, क्या करते हैं, टिल्ट ही तो करते हैं। जब बॉन्ड बनता है तो आपस में ये इधर इसकी तरफ मूव भी तो कर रहा है। अब मान ले ये इसकी तरफ हुआ और पीछे से भी तूने एक ऑर्बिटल को मिक्सिंग करा दी, यही तो कहना चाह रहा है ना। साइड साइड से भी नहीं होगा, फिर दोनों प्लेन से कैसे रिएक्शन होगी, एक ही प्लेन पर रिएक्शन होती है, एक ही प्लेन पर रिएक्शन होती है। तो भैया ये डेटा सीख गए आप लोग। अब क्या क्या सीखे एक बार मैं रिपीट करूं, जो मुझे याद है, जो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। सुनो, एक एस सिग्मा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कुछ भी, एक एस और एक पी एक्स है तो एक्स एक्सिस सही है, पी वाई है तो वाई एक्सिस सही है, पी जेड है तो जेड एक्सिस सही है, बन गया सिग्मा। गॉट इट, 4 हो गए। पी एक्स और एक्स एक्सिस अगर है तो सिग्मा, और पी वाई वाई है तो सिग्मा, पी जेड जेड है तो सिग्मा, और अपोजिट है तो 3 पाई। क्लियर है ना, अपोजिट है तो क्या बन जाएगा, पाई। आ जाओ इधर, इसमें सिग्मा बताया सर ने, डी जेड स्क्वायर और पी जेड दोनों में क्या बनता है, सिग्मा। आ जाते हो पी और जेड में, तो पी एक्स और डी एक्स वाई, सर एक्स एक्स कॉमन, वाई एक्सिस होनी चाहिए तो क्या बन जाएगा, पाई। ऐसी अपोजिट कर दोगे 3 तो क्या बन जाएंगे, पाई। इसके बाद सर ने बताया आपको डी डी का। अब डी एक्स वाई आपस में मिल रहे हैं तो एक्स वाई मिलेंगे तो एक्स और वाई पर ही आप क्या रखें, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो क्या बन जाएगा, पाई। और इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अपोजिट रख दी तो क्या बन जाएगा, डेल्टा। क्या बन जाएगा, डेल्टा। तो होप ये बातें मेरी क्लास के बच्चों को क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी बालक को ना हो। तो सर वीबीटी का जो बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो महान कॉन्सेप्ट है, वो आप लोग सीख चुके हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, सुन भाई सुन। एस और एस में ओवरलैपिंग हो रही है, ओवरलैप करा दे। मान लेते हैं कि सर ये 2s है और ये भी क्या है, 2s है। बहुत सुंदर, सुन ले इधर, एक p में ओवरलैपिंग हो रही है, सर ये 2p है, ये 2p है। मेरा सवाल ये है किस में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी है, तो आप कहोगे s में, जो कि गलत होगा। 2p की डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा है, एक्सटेंट ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। कितने बच्चे सीखे इस बात को। लेकिन अगर मैं यहां 2p की जगह 3p कर दूं, अब बदल गई पिक्चर, साइज बढ़ गया, न्यूक्लियस से दूर हो गया, ओवरलैपिंग कम हो गई। क्या लॉजिक समझ में आ गया। मतलब ओवरलैपिंग एक्सटेंट डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर मेजरली, द वन इज साइज और शेल ज्यादा, ओवरलैपिंग कम, एक्सटेंट कम, स्टेबिलिटी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, बॉन्ड एनर्जी कम, हाँ या ना। लेकिन दूसरा फैक्टर क्या है, दूसरा फैक्टर है डायरेक्शनल, कि सर जिसकी ज्यादा डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, डी ज्यादा डायरेक्शनल होता है, तो सर अगर शेल सेम है और उसमें डी आ जाए तो डी की ओवरलैपिंग एक्सटेंट हमेशा ज्यादा ही मिलेगा देन पी देन एस। एफ के बारे में हम लोग बात नहीं करते, फ्यूज्ड शेप 8 फोल्डेड, तो उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। शब्द, भावनाएं, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर, ईमानदारी से बताना होगा। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है जो मैंने अभी बोला। तो 2 फैक्टर पे मेनली डिपेंड करा, पहला फैक्टर साइज था और दूसरा फैक्टर, पहला फैक्टर शेल या साइज था और दूसरा फैक्टर क्या था बेटा जी, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ये नोट हो गया। आ जाओ, इंपॉर्टेंट बात, मतलब आप ये समझिए वीबीटी अभी तक जितना पढ़ा ना वो एक तरफ और अब अगली 2 स्लाइड एक तरफ, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनना। फॉर ए स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, अभी बताया गया है। और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा किसके, साइज के। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, साइज के। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा, डायरेक्शनल कैरेक्टर। ऐसा कहते हैं लॉन पेयर को अवॉइड करना। ऐसा होता है ना बेटा, जैसे पानी है उसके अंदर 2 लॉन पेयर है, अमोनिया उसके अंदर 1 लॉन पेयर है, तो पानी के रिपल्शन की वजह से बॉन्ड एंगल घट बढ़ जाता है, बॉन्ड लेंथ घट जाती है।
तो वो रिपल्शन वाला फैक्टर यहाँ पे मत लगाना। यहाँ ये किसके लिए वैलिड है, जब मानकर चलें कि दोनों स्पीसीज के अंदर बराबर लॉन पेयर होंगे या नहीं होंगे या बराबर होंगे। शब्द समझ में आया नहीं आया? अगर लॉन पेयर डिफरेंट हो गए तो बॉन्ड लेंथ विल बी डिफरेंट। और सुनो, बॉन्ड स्ट्रेंथ जिसकी जितनी ज्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। शब्द तो समझ में आ रहे होंगे मेरे या नहीं आ रहे? कुछ तो बोल दो यार। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तुम्हें नहीं समझ में आया अभी? मैंने बोला जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग बढ़ेगी साइज के इनवर्सली। तुम यहाँ साइज के जगह और क्या लिख सकते हो बेटा जी? शेल नंबर। शेल नंबर के इनवर्सली एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शनल करेक्टर, या मैं बोलूँ बॉन्ड लेंथ। बोलो हाँ या ना? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। चलो जी कर लेते हैं सवाल, देख लेते हैं किसमें कितना है दम, कितनी बातों को आप लोग सीख पाए हो। पहला सवाल, अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड स्ट्रेंथ। तुम्हारा नाम बेटा 1sa 1sa 2sa 2sa 3sa 3sa। पहली बात, सबसे पहला फैक्टर, सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है शेल। जिसकी सेल ज्यादा बड़ी होगी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ कम ही होगा, फिक्स है। तो इसका मतलब ये मुझे बता दो कि यहां पर अगर मुझे अरेंज करना होगा तो हाउ कैन वी अरेंज? आप कहोगे सर 1s 2s देन 3। सर तीनों की डायरेक्शनल तो है ही नहीं, तो तीनों की तो नहीं है तो हटा दिया, क्या दिक्कत है? तो इनमें जो भी बॉन्ड बनेगा उसमें 1s की स्टेबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। स्ट्रेंथ क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? कम रहेगी। यहां आ जाओ, ये 2s 2s है, 2s 2p है, ये 2p 2p है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या सभी 2 हैं? सभी 2 हैं? आप कहेंगे सर सेल तो कॉमन होगी, हटा दो। अब दूसरा फैक्टर कौन सा आ जाएगा? डायरेक्शनल। मेरे प्यारे बच्चों, तू है बेटा नॉन डायरेक्शनल, तू भी बेटा नॉन डायरेक्शनल, तू बेटा नॉन डायरेक्शनल, लेकिन तेरी होती डायरेक्शनल, तेरी होती डायरेक्शनल, तेरी होती डायरेक्शनल। खत्म। नहीं आया समझ में? पल्ले पड़ गया? मैं फिर कह रहा हूं, मैं बार बार अपनी क्लास में रिपीट करता हूं, जितना लंबा हमसे पढ़ोगे उतना ज्यादा अंदर तक जान पाओगे, और जितना बाहरी चीजें देखोगे ना हमारे अंदर, यार ये क्या है बच्चा करे, उतना ही खत्म हो जाओगे। चीजों को अंतिम छोर तक पहुंचाओ और फिर बड़ा मुश्किल इंपॉर्टेंट सवाल बढ़ाओ। देखो ये सवाल तुम देख ही नहीं सकते, और तुम्हें तुम्हारे स्कूल में कहीं कराया तो हमें बताना कि हाँ जी पढ़ा दिया ये सवाल, हमें पढ़ा दिया तो आंसर बताओ फिर बाद में। 2p 2p, ठीक है। फिर है 2s 2p, फिर है 2s 2s, फिर है 2p 2p। सर क्यों कम होगा? हाँ सर कोलेट्रल है, सर लिटरल है, इसलिए इसकी तो सर सबसे कम ही होनी है। सिग्मा की रिस्पेक्ट में पाई की स्ट्रेंथ पूछेंगे तो सिग्मा की स्ट्रेंथ हमेशा ज्यादा ही होगी। शब्द समझ में आए या नहीं आए? अच्छा यहां आ जाते हैं, सर 2p 2p एक्सियल है तो सर सिग्मा तो बनना है। सर 2s 2p है, देखो भाई ये नॉन डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, तो सर डायरेक्शनल वाले की स्ट्रेंथ क्या रहती है? ज्यादा रहती है। बोलो गेम समझ में आया नहीं? बच्चा पता कहाँ कंफ्यूज होता है? 2p 2p और 2p 2p। जब भी इसमें कंफ्यूजन का कोई केंद्र है ही नहीं। एक पाई बनाएगा और एक क्या बनाएगा बेटा? सिग्मा बनाएगा। नेक्स्ट बताओ HF। सर एच तो सर 1s होता है, अरे हाँ या ना? ये कितना होता है सर? ये 2p होता है। ये कितना होता है सर? 1s। और ये कितना होता है? 3p। आप समझ रहे हो आप भावनाओं को? आप पकड़ गए सवाल को? पकड़ गए या नहीं पकड़ गए? बोलो। बता दो ज्यादा डायरेक्शनल कौन है? बच्चा क्या कहेगा? बच्चा कहेगा सर बॉन्ड स्ट्रेंथ। सर अच्छा ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ है। क्यों? क्योंकि सर 5p आ रहा है, सर p आ रहा है। अरे p तो गधे यहां भी है, शेल तो देख ले। ये तो गेम p का था ही नहीं, ये तो शेल से सॉल्व होना था। शेल क्या चाहिए? कम चाहिए बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए। यही रीजन है कि आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस वन। से यस और नो? ये HF HCl HBr HI तमाम जगह आते हैं, अनेक अनेक प्रकार के इनके रीजन है। अब जैसे यही एसिडिक स्ट्रेंथ पूछे तो अपोजिट ऑर्डर हो जाएगा। अरे सीख पाए नहीं सीख पाए? ईमानदारी से नोट करो, अच्छा सवाल है, नोट इट डाउन। आगे मूव कर जाए भाई, बोलो।
लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अगला सवाल देखो, कितना खत्म सवाल पढ़ा रहे हैं सर आज। H2 और F2 बताओ बॉन्ड स्ट्रेंथ। सीखे? कैसे सीखे सर? सर देखो इसकी स्ट्रेंथ होती है 1s1s, हाँ या ना, तो ये कितना मिलेगा तुम्हें 2s2s। खत्म है ना आंसर। अरे मजा ही आ गया सर। हाँ वो सब जो लगाना है जो लगा, लेकिन अभी जो पढ़ा रहे हैं वीबीटी, तो वीबीटी कहते हैं ना केमिकल बॉन्डिंग जिसको आती है ना वो सवाल को अनेक दृष्टियों से देखता है। ये उसी का एग्जाम्पल है। यहाँ आ जाओ, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ बेटा 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है। ओके वेट आप बताइए 2 पाई डायरेक्शनल है। देखो डी थोड़ी और ज़्यादा डायरेक्शनल है, लेकिन थर्ड पे है, तो सर इन दोनों में तो यही ज़्यादा होगी, हाँ या ना। लेकिन इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा? डी ज़्यादा होगा, अरे हाँ या ना। और इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा? ये 2 है, ये 3 है, ये ज़्यादा होगा। इवन मैं आपको बता रहा हूँ 3 पाई बनता ही नहीं है, बनता ही नहीं है। या मैं कहूँ मतलब समझ रहे हो, रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल नहीं है। रूम टेम्परेचर और लिख लो यार, रूम टेम्परेचर पे ये बनता ही नहीं है, टूट जाता है। अब टूट के चाहे वो चिलेट बना दे, टूट के चाहे किसी और कंपाउंड में चेंज हो जाए, लेकिन टूट जाता है, अनस्टेबल होता है बेटा 3 पाई। ठीक है ना। थर्ड पीरियड ऑनवर्ड पाई बॉन्ड जो बनता है वो अनस्टेबल बॉन्ड माना जाता है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ अब कुछ बातें यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वाली, कृपया करके बोर्ड की तरफ देखते रहें बेटा। 3 पाई समझ गए, ये तो साफ साफ पता लग गया, बनता ही नहीं है तो कम ही होगा स्ट्रेंथ, हाँ या ना। फिर 3 पाई डी पाई और डी पाई सर बहुत ज़्यादा डायरेक्शनल, और एन की वैल्यू भी क्या है? सेम है। अरे गेम समझ में आया कि नहीं आया? ईमानदारी से बता दो, बात मेरी समझ में आती है नहीं आती? किसी ने कहा कि O2 तो डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट कर जाता है, जबकि H2 डबल बॉन्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ये H4 बनाता है। वाई? तो इसका रीजन क्या है सर? देख लो ना सर, ये कौन से पीरियड का है? 2, और पाई बॉन्ड बना रहा होगा ना, तो 2p पाई नहीं होगा बेटा, और ये भी क्या हो जाएगा? 2p पाई। नहीं आया समझ में अभी? अरे नहीं आया। ये कौन से पीरियड का है? थर्ड, तो क्या बनाएगा? 3p पाई। बोलो गेम समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? सर ने क्या बोला है? हाईली अनस्टेबल स्ट्रेन बेहद ज्यादा है, जबकि ये कैन फॉर्म। इसलिए सल्फर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता है H2 में, ये किस में एग्जिस्ट करता है? S8 में, क्राउन स्ट्रक्चर बनाता है ऐसे, सारी जगह सल्फर लग जाता है। बोलो शब्द समझ में आ गया आप लोगों को? अगला, N ट्रिपल बॉन्ड कैन फॉर्म बट P ट्रिपल बॉन्ड कांट। अगेन क्या रीजन लोगे सर? 2p पाई सर, 3p पाई सर, अनस्टेबल हो जाता है। सीखे कि नहीं सीखे? तुम लोगों को समझ में तो आ नहीं रहा होगा, या आ रहा है? पता लग रहा है ना कि 3p पाई जो बॉन्ड है वो कैसा बनता है? अनस्टेबल बॉन्ड। नेक्स्ट, C डबल बॉन्ड O, और अच्छा किसी भी एक को देख ले, यहाँ आ जा, ये कैसा है बेटा? 2p पाई 3p पाई। चलो सर थोड़ा बहुत स्टेबल तो बनेगा, यहाँ आ जा। ऑक्सीजन है, ये कैसा है बेटा जी? अरे यार ये 2p पाई, ये क्या है? 2p पाई। ये कैसा है सर? ये 2p पाई है। और ये कैसा है बेटा जी? 3p पाई। तो पता है देखो, ये बनता नहीं है रूम टेम्परेचर पे, हाईली अनस्टेबल बॉन्ड हो जाता है। क्या करता है ये? एक अपने पाई बॉन्ड को तोड़ के 2 सिग्मा बना लेता है, यानी कि दोनों पाई को तोड़ के सिग्मा बना लेता है। तो ये ना चिलेट प्रॉपर्टी शो करता है। आपने भी सुना होगा सिलिकॉन की, सुना ही नहीं सुना? ये ऑक्सीजन है, ये फिर आगे लिंक होता चला जाता है सिलिकॉन से, इस तरीके से लिंक फॉर्मेशन होती चली जाती है। तुम नहीं सीखे या सीख गए? इसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। कोई पूछ सकता है कि वाई SiO2 गेट पॉलीमराइज्ड? आंसर देखना सर, 2 पाई 3 पाई बॉन्ड होता है जो कि अनस्टेबल बॉन्ड है। बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो किस में कन्वर्ट होगा? फिर पॉलीमराइजेशन में चेंज हो जाएगा। और एक बात बताऊं, सुनो, कौन पॉलीमराइजेशन ज्यादा करता है? जिसका साइज छोटा होता है। याद रखना, जिस एटम का साइज छोटा होगा ना उसका जैसे मैं तुमसे पूछूं सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन, इनमें सबसे ज्यादा पॉलीमराइजेशन कौन शो करेगा? क्लोरीन, क्योंकि साइज क्या रहता है इसका? छोटा रहता है। तुम लोग सीख पाए नहीं सीख पाए? ऐसी हाइड्रोजन बॉन्ड से भी रिलेट कर सकते हो, जिसका हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा उसकी पॉलीमराइजेशन कम होगी, अपोजिट। ठीक है ना। तो ये बेसिक फंडे हैं जो आप लोग सीखें, जो कि इंपॉर्टेंट है। इस पर बेस शायद एक सवाल और भी होगा, ये तो चलो मैं कराऊंगा। इस पर बेस मैंने शायद एक सवाल लिखा है देखना जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म पॉलीमराइजेशन?
उल्टा बोल दिया मैंने। लीस्ट टेंडेंसी तो बेटा किसकी होगी? सबसे ज्यादा टेंडेंसी। साइज क्या चाहिए पॉलीमराइजेशन के लिए? बड़ा। उल्टा बोल दिया मैंने। भाई पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम का साइज अगर बड़ा नहीं होगा तो सराउंडिंग एटम कैसे उसके आसपास आएंगे? ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डेटा बनेगा वो इस सवाल का आंसर ClO4 होगा। मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूँ, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। ये थोड़ा सा इसको ठीक कर लेना बेटा जी। जिसका साइज छोटा होगा उसका पॉलीमराइजेशन भी क्या होगा बेटा जी? कम ही होगा। बात सही है ये, पता है। कार्बन के नीचे सिलिकॉन है, लॉन्ग चेन बनाता है। फिर फॉस्फोरस क्या बनता है? P4 ही बनाता है। ठीक है ना। ऐसे ही आगे जाओगे सल्फर, तो सल्फर भी जो है ज़्यादा बहुत लॉन्ग चेन फॉर्मेशन नहीं करता, और क्लोरीन तो करता ही नहीं है या कम करता है। तो इस तरीके से जो है डेटा आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। एक बात मैं यहाँ पर बताऊँ आपको, सुनना चाहोगे? ध्यान से सुनना भाई सभी बालक, मेरी बात को ना थोड़ा ध्यान से सुनना सभी बच्चे। मैं क्या कह रहा हूँ, आप सभी ने दो प्रकार के सॉलिड पढ़े हैं। एक का नाम है कोवलेंट सॉलिड, नाम सुना है आपने? एक है कोवलेंट सॉलिड और एक है बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड। बड़ा ही कंफ्यूजन है, बड़ा ही कंफ्यूजन है। देख मैं एक बात बता देता हूं। कोवलेंट सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जो कि जाइंट एलिमेंट होते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल। जाइंट मॉलिक्यूल्स को ही मैं क्या करता हूं, कोवलेंट सॉलिड का नाम देता हूं। और अदर देन जाइंट वो सभी क्या है बेटा जी? मॉलिक्यूलर। दोबारा सुनना, बड़ा कितना सिंपल खत्म सवाल है, लेकिन जब पेपर में आ जाएगा ना तो मॉलिक्यूलर कोवलेंट में मतलब ही समझ में नहीं आएगा उस समय। कोवलेंट सॉलिड नन अदर देन जाइंट मॉलिक्यूल्स, जैसे डायमंड, जैसे ग्रेफाइट, जैसे SiO2, जैसे कार्बोरंडम। याद आ रहा है? तो वो सभी क्या थे? वो सभी हमारे पास जाइंट थे, और उन सभी को मैं कोवलेंट सॉलिड का नाम दे दूंगा। और मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं इनके अलावा, जैसे ड्राई आइस, CO2, ड्राई CO2। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? मतलब नॉर्मली जो अदर अदर कोवलेंट बॉन्डेड सॉलिड आर नथिंग बट मॉलिक्यूलर सॉलिड। भाई बात इंपॉर्टेंट है, समझ में आनी चाहिए। जाइंट को छोड़कर जो भी अगर कोवलेंट बॉन्ड बना रहा और सॉलिड है वो सभी मॉलिक्यूलर सॉलिड है। अब ऐसा नहीं है कि सॉलिड तो आयनिक भी होता है, नमक भी होता है, उसको भी तुम मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाल दो, गलत हो जाएगा। वो तो आयनिक सॉलिड है भाई, वो तो आयनिक सॉलिड है। मुद्दा ये था मॉलिक्यूलर और कोवलेंट। कोवलेंट सॉलिड के अंदर केवल और केवल जाइंट मॉलिक्यूल ही रखने हैं। अदर बाकी जितने भी कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं और सॉलिड हैं, दे आर कंसिडर इन मॉलिक्यूलर पार्ट। बोलो हाँ या ना? गेम समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया तो देख जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मॉलिक्यूलर सॉलिड? क्या BF4 होगा? कदापि नहीं। क्या कॉपर सॉलिड होगा? सर मेटेलिक सॉलिड है सर, हाँ या ना? भाई ये मेटेलिक सॉलिड है, तो ये भी नहीं होगा। NH4 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सर आयनिक सॉलिड है सर। सर ड्राई आइस खत्म, मॉलिक्यूलर सॉलिड। बोलो शब्द समझ में आया या नहीं आए? पक्का? और एग्जांपल लिखना चाहो, डायमंड लिख लो, ग्रेफाइट लिख लो, कार्बोरंडम लिख लो। ये कैसा है बेटा? ये कोवलेंट सॉलिड, जाइंट मॉलिक्यूल। तुम लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? पक्का? मैं मानकर चलूं कि बेसिक फंडामेंटल गेम को हम लोग सीख रहे हैं। चलो मैंने मान लिया तुम कह रहे हो, तो अब एक टर्म और रह गई यहाँ। एक बार नोट करना होगा आपको। कहाँ से नोट करोगे? ये वाला या घर नोट करोगे? बताओ, जैसा तुम्हें उचित लगे देख लो। जल्दी बोलो बेटा। आप कुछ पूछना है? बोलो। बिल्कुल, कैटनेशन को ही पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। चलें आगे भाई। BF4 बनता नहीं है, BF3 में कन्वर्ट हो जाता टूट के F नेगेटिव से। जल्दी जल्दी देख लो भाई, इसको फटाफट से नोट करना करो।
चले भाई, इधर आओ भाई सभी बालक, इधर आएंगे भाई सभी बच्चे। चलो मैं मान लेता हूँ आप लोगों को ये बात समझ में आ गई है भाई, तुम सभी अच्छे बच्चे हो हमारे। F2 Cl2 Br2 और I2, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ बतानी है। पहले मैं बॉन्ड लेंथ की बात कर लेता हूँ भाई। टॉप टू बॉटम सारे एलिमेंट गिवन है, और टॉप टू बॉटम में जानता हूँ Cl2 Br2 I2। ये गेम चलेगा कि नहीं चलेगा? ये हो गया बॉन्ड लेंथ। जरा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूँ, देख बॉन्ड स्ट्रेंथ मैंने पहले ही बताई है इसकी। क्या बताई थी याद कर सर? सबसे पहले Cl2, देन Br2, फिर फ्लोरीन, और लास्ट में जाके कहीं आयोडीन। सर हाउ? सर कैसे? ये कैसे पॉसिबल है? देख बेटा, क्या होता है कि फ्लोरीन का साइज होता है छोटा, और होते हैं भाई के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बाहर? 7 हो गए, 3 3 6 और एक 7। और दूसरा फ्लोरीन भी है, और बॉन्ड बनाए बैठे हुए हैं, और कितने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं अपने पास? 7 इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं मेरे भाई। अब इन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन आपस में बहुत जबरदस्त है, और इस रिपल्शन के चक्कर में बॉन्ड कमजोर पड़ जाता है। तो ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई चार्ज डेंसिटी, ग्रेटर रिपल्शन इज देयर। रिपल्शन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या मैं कहूं बॉन्ड की स्ट्रेंथ, दोनों एक ही बात होती है बेटा जी, कमजोर पड़ जाती हैं। तुम लोगों को पल्ले पड़ा है नहीं पड़ा? किसी ने पूछा बॉन्ड स्ट्रेंथ में अरेंज करो HO DO और TO, तो देखो मैं आपको यहां पर एक बात लिख देता हूं इंपॉर्टेंट। जो हैवियर आइसोटोप होते हैं, हैवियर आइसोटोप जो होते हैं, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से जब ये किसी से भी बॉन्ड बनाते हैं तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, खत्म। हैवियर आइसोटोप की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। HO DO TO, HO DO TO, HO DO और TO। HO DO TO क्लियर? पल्ले पड़ा? पक्का? फंडामेंटल बातें क्लियर है? बिल्कुल सही समय पे क्लास कवर हो रही है, बहुत सुंदर भाई। अब सिलेबस को खींच रहे हैं हम लोग, और रह गया कुछ? ये खत्म सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट जीरो ओवरलैपिंग? किसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है? देख, Z है और ये X है। तो कह रहे हैं कि जिसमें रिप्रेजेंट जीरो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग हो ही नहीं सकती, तो मेरे हिसाब से ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। PY और PX X एक्सिस ये भी पॉसिबल नहीं है, PX और ZY ये भी पॉसिबल नहीं है, और सब आ गया तुम्हें, सब आ गया, सब खत्म हो गया, सब आ गया तुम लोग। सारे दिखा देता हूँ, ये वाली और पीछे वाली और पीछे, ये चलिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय। मस्ती से पढ़ाई करो, सीखो, समझो, और बढ़िया तरीके से डेटा को कवर करो। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।